सिर्फ आंसर लिखने के तरीके से आप एक मीडियोकर स्टूडेंट से क्लास के टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। हर इंडियन लॉ स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से सारे सेक्शंस, केस लॉज समझता है एंड बहुत अच्छे से अपने हिसाब से एग्जाम अपीयर करके आता है। बट जब रिजल्ट आता है सो ऑलमोस्ट एवरी लॉ स्टूडेंट वंडर्स कि मेरे उतने मार्क्स तो आए ही नहीं जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे। ऑल्दो मैं सारे सेक्शंस भी लिख कर आया, मैंने सारे आर्टिकल्स भी मेंशन करे, आई मेंशन्ड ऑल द पॉसिबल केस लॉज, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। So the problem is not in the exam preparation but in writing your answers. Basically जो आपका आंसर लिखने का तरीका है, जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो रॉन्ग है and that is the reason because of which आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। So hi guys, I am Shivika Mehra and आज की वीडियो में I will be sharing some of the tips and tricks जो आपके एक्चुअली बहुत काम आएंगी once you give your law exam and जब आप अपने आंसर्स क्यूरेट करते हो during your law exams. Basically, answer writing for law exams is a trick. हर इंसान जो है जिसको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, सेक्शन समझ आ चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, यू आर वेरी क्लियर विद द केस लॉज, लेकिन अगर वो इंसान आंसर अच्छे से नहीं लिख कर आ रहा है, वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो मार्क्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड दिस इज अ थिंग जो यूजुअली लॉ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम उनकी तैयारी में नहीं है बट उनके आंसर लिखने के तरीके में है। बट आई प्रॉमिस आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई भी लॉ एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे एंड यू विल बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि जो मैं एग्जाम में लिख कर आया हूँ एंड द फॉर्मेट दैट आई हैव फॉलोड वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो यूजुअली हर लॉ स्टूडेंट निग्लेक्ट कर देता है एंड हर लॉ स्टूडेंट बेसिकली ओवरलुक कर देता है इस फैक्ट को, विच इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर वांट्स। सो बेसिकली जब भी आप अपना आंसर लिखते हो आपको ये चीज़ अपने माइंड में टॉप में रखनी चाहिए कि क्या जो आप आंसर लिख रहे हो वो क्या विजुअली प्लीजिंग है फॉर द एग्जामिनर। बेसिकली अगर आप अपने आप को एग्जामिनर की पोजीशन में रखो और आप अपनी आंसर शीट को पढ़ो तो क्या आपको लगता है कि आपकी आंसर शीट विजुअली प्लीजिंग है, आपके आंसर्स बहुत क्लियर हैं, टू द पॉइंट हैं एंड क्या आपने ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट मेंशन करा है जो एक एग्जामिनर डेफिनेटली चेक करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको कैसे पता कि एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है। ऑफ कोर्स यू आर अ स्टूडेंट, यू डू नॉट नो कि जो प्रोफेसर हैं आपके, जो आपके टीचर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आई विल टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दे एक्सपेक्टिंग। सो बेसिकली जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, वो कभी भी आपसे लॉन्ग आंसर्स, अननेसेसरी लॉन्ग आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। इन एवरी आंसर दैट दे रीड दे बेसिकली लुक फॉर 4 थिंग्स एंड अगर आपकी ये 4 चीज़ें उस पर्टिकुलर आंसर में मैंशन्ड है यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज ऑफ लॉ। एग्जैक्टली जो वो सेक्शन है, जो आर्टिकल है वो आपको कितने अच्छे से समझ आ रखा है, जो रूल है, जो ऑर्डर है, जो भी लॉ है वो आपको कितने अच्छे से समझ आ रखा है। सो बेसिकली जो आपकी नॉलेज ऑफ लॉ है वो फर्स्ट थिंग है जो एग्जामिनर देखते हैं व्हेन एवर दे आर रीडिंग योर आंसर। द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू actually picked the correct section, article, rule, order, subsection, clause. So basically जो भी article, section, जो भी basically law mentioned होना चाहिए था उस particular answer में क्या आपने वो section number, क्या आपने explanation of that section correctly mention करा है? Because I completely understand कि बहुत सारे sections होते हैं. It's very difficult to memorize each and every section एंड कभी कभार ये होता है कि आप सेक्शन नंबर कुछ और लिख रहे हो एंड आप एक्सप्लेन कोई और सेक्शन कर रहे हो एंड दैट इज व्हेन यू मेक अ ब्लंडर।
आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप जो सेक्शन लिख रहे हो एंड जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ऑफ दैट सेक्शन, दे आर इन सिंक विद वन अनदर। ये नहीं होना चाहिए कि लिख आप सेक्शन 12 रहे हो, एक्सप्लेनेशन आपकी सेक्शन 13 की है। सो यू नो इफ देयर इज अ मिसमैच देयर, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड जो फर्स्ट पॉइंट था कि आपकी नॉलेज ऑफ लॉ ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ लॉ एंड द सेकेंड पॉइंट इज करेक्ट सेक्शन, आर्टिकल और सब सेक्शन। सो जो भी लॉ है, ऑर्डर है, आर्टिकल है, सब क्लॉज है, रूल है, सेक्शंस हैं, वो सारे इन सिंक होने चाहिए विद द क्वेश्चन और विद द एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो। सो इफ इट इज इन सिंक देन द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आपकी नॉलेज ऑफ लॉ करेक्ट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ लॉ एंड द सेकेंड पॉइंट इज करेक्ट सेक्शंस। सो यूजुअली कभी कभार सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ एग्जाम्स में। ऑफ कोर्स यू आर गिवन अ सिचुएशन एंड आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई करना होता है डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज ए हैज कमिटेड द मर्डर एंड बी सॉ ए कमिटिंग द मर्डर, सी का मर्डर हुआ था, एंड देयर इज लाइक अ सिनेरियो समथिंग लाइक दैट, एंड आपको अब अप्लाई करना है, यू हैव टू पुट इन सेक्शंस ऑफ आईपीसी कि कौन सा सेक्शन है मर्डर का। सो वो सारी चीजों को प्रॉपर्ली फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बेसिकली आपको फैक्ट्स दिए गए हैं इन योर क्वेश्चन, उसमें जो सेक्शन है ऑफ दैट पर्टिकुलर बेयर एक्ट उसको अप्लाई करना करेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो उन्होंने आपको सिचुएशन दी है वो उन्होंने आपको सिचुएशन दी ही इसलिए है कि अगर आप लॉयर होते तो आप कौन से सेक्शंस अप्लाई करते, एंड इफ यू आर एबल टू अप्लाई दो सेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो उन्होंने आपसे एग्जाम में पूछी है इन द करेक्ट मैनर, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल। And the fourth and the most important point in my opinion is conclusion. Conclusion एक ऐसी चीज होती है हर आंसर के एंड में जो आपको लिखनी होती है, and this is a point जो usually, like I am speaking the truth, usually law students miss out कर देते हैं. It is a very common issue. Usually law students करते क्या है कि वो सब कुछ लिखाते हैं. They write the entire concept, sections, case laws सब लिखा है. कंक्लूजन मिसिंग है आंसर में, एंड व्हेन द कंक्लूजन इज मिसिंग आपका फॉर्मेटिंग गलत हो जाता है आंसर का। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। चाहे आप 2 to 3 लाइन्स लिखो, लेकिन हमेशा कोई भी आंसर को कंक्लूड जरूर करो, बिकॉज इफ योर आंसर इज वेल कंक्लूडेड द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग योर लॉ पेपर्स। सो कंक्लूजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर आंसर। यूजुअली लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं, कंक्लूजन नहीं भी लिखा तो क्या होगा, बट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट आपका पूरा आंसर है, एंड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, जितना इंपॉर्टेंट आपका पूरा आंसर है उतना ही, इनफैक्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वो 2 to 3 लाइन्स की कंक्लूजन, बिकॉज उस कंक्लूजन से लास्ट में एग्जामिनर को एक आइडिया मिलता है कि आप कहां पर कंक्लूड करना चाह रहे हो वो आंसर। एग्जैक्टली आपका लास्ट में कंक्लूजन क्या है, आप लास्टली क्या कहकर अपने आंसर को कंप्लीट करना चाहते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स जो हर एग्जामिनर देखता है व्हेन एवर दे आर चेकिंग योर आंसर्स। द फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ लॉ. The second one is that you have to mention the correct section, article, subsection, order, clause, जो भी basically law है, you have to mention the correct law. The third one is that you have to correctly apply the law in the situation that has been given to you in the exam. And lastly, please conclude your answer. कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस फर्स्ट टिप से हमें ये समझ आया कि अगर आप अपना आंसर बहुत लंबा नहीं भी लिख रहे हो, बट इफ यू हैव दीज 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड इन योर आंसर, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स. Now, the next tip is to always use the IRAC method, especially अगर आपसे कोई application based question पूछा जाता है. Now, before I start explaining कि exactly ये IRAC method है क्या, I will give you a quick situation, जिसके बाद आपको ये method थोड़ा better समझ आएगा. So now just imagine there's a situation जो आपको एग्जाम में दी जाती है that A ने B को stab करा and B को एक इंजरी हो गई, उसके बाद B died. Now has A committed the murder or not? तो ये आपको एक सिचुएशन दी गई है. Is A guilty or not? So ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया. Now this question is in front of you and you have to answer this question.
एकदम लिखना मत शुरू कर दो, follow this method. And now what exactly is this method? This method is that you have to first identify the issue. अब एग्जैक्टली इस केस में इशू ये है कि ए ने बी का मर्डर करा. वेरी सिंपल, वेरी प्लेन. आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया द मेन थिंग, द मेन इशू कि ए ने बी का मर्डर तो डेफिनेटली किया है इन योर ओपिनियन, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स ए ने ऐसी ब्रूटल इंजरी कॉज कर दी बी को कि उसके बाद उसकी डेथ होनी ही थी. सो इन योर ओपिनियन ए हैज कमिटेड अ मर्डर. सो यू स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग दिस, दैट ए हैज कमिटेड the murder of B under section 300 of the Indian Penal Code of 1860. ये एक बहुत सिंपल लाइन है जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपने इशू तो आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द रूल. अब इस केस में द रूल इज सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, राइट? आपने यही लॉ आइडेंटिफाई करा कि इसमें सेक्शन 300 ही लगेगा इंडियन पीनल कोड का, क्योंकि डायरेक्ट मर्डर का ही केस है, राइट? सो नाउ व्हाट यू विल डू इज कि आप रूल जो है, जो बेसिकली सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी है इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें आप सेक्शन 300 को आप एक्सप्लेन करोगे. अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे सेक्शन 300 को? ऑफ कोर्स यू विल try to recall the language of the Bear Act. पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद रखना इज नॉट पॉसिबल, किसी को याद नहीं हो सकती. बट एग्जैक्टली आपको उस सेक्शन की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज थी उससे आपको क्या समझ आया इन योर ओन वर्ड्स बेसिकली. सो बेसिकली जो सेक्शन 300 है ऑफ आईपीसी उसको आप पैराफ्रेज करोगे इन योर ओन वर्ड्स एंड देन यू विल एक्सप्लेन सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. तो पहली लाइन हो गई इशू, जिसमें आपने ये बोल दिया कि ए ने बी का मर्डर कमिट करा अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, एंड द नेक्स्ट point is the rule. So basically next point में under the IRAC method आपको rule explain करना होता है. So इसमें आप section 300 का exact meaning क्या है under the Indian Penal Code of 1860 वो explain करोगे in your own language using the legal terms in a very simple manner. Exact Bear Act की language लिखने की जरूरत नहीं होती है. So keep this very clear in your mind कि as long as आप legal terms use कर रहे हो, as long as you are using the main keywords, you are good to go. आपको पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है बेयर एक्ट की लैंग्वेज, दैट इज नॉट नीडेड. द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर. सो अब इसमें आप एग्जैक्टली क्या करते हो कि जो आपने इशू आइडेंटिफाई किया एंड आपने जो रूल आइडेंटिफाई किया उसको आप क्लब करते हो. बेसिकली आप उस पर्टिकुलर रूल को उस इशू पे अप्लाई करते हो and you form a long answer. अब इस long answer में आप A to Z सारी चीजें मेंशन करते हो and you explain it in a detailed manner. इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे A ने B को स्टैब किया, A ने नाइफ यूज किया था जब वो स्टैब कर रहा था, B को इंजरी हुई, उसके बाद B की डेथ हो गई and as per you it is murder. And then आप अगेन मेंशन करते हो कि सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी के अंडर आपके हिसाब से दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर. सो बेसिकली उसमें जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं सच एज मेंस रिया, एक्टिस रिया, इंटेंशन थी ऑफ कॉजिंग डेथ, किस लेवल तक की इंटेंशन थी, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. तो जो आपको वो फैक्ट्स पढ़ के समझ आया है जो आपको एग्जाम में दिए गए हैं उसको आप बेसिकली थोड़ा एलैबोरेट करते हो एंड यू मेंशन द लीगल कॉन्सेप्ट्स, जिसपे मे बी यू कैन राइट स्टेजेस ऑफ द क्राइम. उसमें आप मेंशन कर सकते हो एक्टिस रिया, मेंस रिया. आप ये कह सकते हो दैट येस ए की इंटेंशन थी टू किल बी, दैट इज वाई उसने इतना शार्प वेपन सच एज अ नाइफ यूज करा. अगर इंटेंशन मिसिंग होती तो ऑफ कोर्स वो इतना शार्प वेपन यूज करता ही नहीं, बट उसने इतना शार्प वेपन यूज ही इसलिए करा बिकॉज उसको बी को मारना था एंड दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ बी. सो बेसिकली आपको इन अ डिटेल्ड मैनर वो एक्सप्लेन करना होता है. सो दिस इज द थर्ड step, which is application. And lastly, please conclude your answer. Conclusion बहुत ज़्यादा important होता है in every type of answer that you are writing in your law exam for every possible module. So conclusion लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So in this case आप conclusion में simply सिर्फ ये mention कर सकते हो that taking all the facts and circumstances into consideration,
आप ये कंक्लूड करते हो दैट ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। अगर आप ये लास्ट में सिर्फ एक लाइन भी मेंशन कर देते हो, दैट मीन्स दैट यू हैव कंक्लूडेड योर आंसर एंड द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आपने ये वाला मेथड फॉलो करा है। एंड वंस दे नो दैट यू हैव फॉलोड दिस मेथड, दे विल डेफिनेटली मार्क यू वेरी वेल बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि आपने एग्जैक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्रैक कर लिया है, विच इज वेरी 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 इंप्रेसिव। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज यूज द IRAC मेथड: इशू, रूल, application, and most importantly conclusion. The next step is specifically for problem questions, application based questions. So सबसे पहली टिप तो आई थिंक आपको पिछली टिप से याद होगी कि IRAC मेथड फॉलो करना है। सो बेसिकली जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो यूजुअली ऑफ कोर्स लॉ एग्जाम्स पे पूछा जाता है, दे रियली वांट टू टेस्ट योर एप्लीकेशन, दे रियली वांट टू टेस्ट कि क्या आप वो पर्टिकुलर सेक्शन जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो फैक्ट्स पे या नहीं। द एग्जामिनर रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आपको लॉ कितने अच्छे से समझ आया है एंड आप कितने अच्छे से उस लॉ को अप्लाई कर पा रहे हो। सो बेसिकली लॉ को समझना और लॉ को अप्लाई करना दो बहुत अलग बातें होती हैं एंड यूजुअली लॉ स्टूडेंट्स इस चीज को मिस आउट कर जाते हैं कि लॉ समझ आ गया बहुत है, नहीं, लॉ की एप्लीकेशन करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनर को ये कन्वे करना थ्रू योर आंसर्स कि यस आपको लॉ भी समझ आया है एंड आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे इज अ ग्रेट थिंग एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्कोर गुड मार्क्स। सो नाउ हाउ टू राइट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे पहली टिप है दैट यूज द IRAC मेथड: इशू, रूल, application and conclusion. So सबसे पहली tip of course to solve any problem based question is to use the IRAC method. The second point is to always write the correct section. कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें सेक्शन गलत मत लिखो। सेक्शन जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो बेसिकली आपके हिसाब से वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, उसमें आपके हिसाब से जो भी सेक्शन लगना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। उसमें आप इधर उधर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट मेंशन वन सेक्शन, एक्सप्लेन अनदर सेक्शन, या फिर आपके हिसाब से जो क्राइम हो रहा है वो एग्जैक्टली उस सिचुएशन में हो ही नहीं रहा है, इट इज़ योर अजम्पशन और आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मे बी यू आर पिकिंग अप द रॉन्ग बेयर एक्ट। ये नहीं होना चाहिए कि IPC का क्वेश्चन है और आप एविडेंस लॉ एक्सप्लेन कर रहे हो। आई होप यू गेट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पीनल कोड। उसमें एविडेंस लॉ का कोई काम नहीं है, बट एक्सप्लेन आप एविडेंस लॉ कर रहे हो, या फिर अगर आप IPC ही एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका आप गलत ही सेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हो। मर्डर एक्सप्लेन करना था, कल्पेबल होमिसाइड एक्सप्लेन कराए। सो दैट इज समथिंग जो एग्जामिनर के लिए बहुत बड़ा पुट ऑफ है। दे विल अंडरस्टैंड कि आपको नॉलेज ऑफ लॉ नहीं है ऑफ कोर्स, बट आपको एप्लीकेशन भी नहीं समझ आ रही है, आप लॉ भी गलत पिन पॉइंट कर रहे हो, आप अप्लाई भी गलत कर रहे हो। सो वो सारी चीजों की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मर्डर बोल के कल्पेबल होमिसाइड नहीं लिख कर आ सकते हो, या कल्पेबल होमिसाइड बोल के मर्डर नहीं लिख के आ सकते हो। दीज कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली ऑफ कोर्स, बिकॉज सेक्शन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, एंड यू हैव टू पिक द एग्जैक्ट क्राइम जो आपके हिसाब से हुआ है, उसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो उसमें करेक्ट सेक्शन पिन पॉइंट करना, करेक्ट सेक्शन को पिक करके एक्सप्लेन करना, उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A very important tip again is to use words and sentences and lines such as in the present case. So in the present case से एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन में केस दिया गया है, आप उसी को रेफर कर रहे हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है, लाइक जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कि मे बी कोई ऐसा आप केस लॉ साइट करना चाह रहे हो जिसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि जो ये पर्टिकुलर केस लॉ है इसमें भी कुछ सिमिलर ऐसा हुआ था। नाउ इफ you just explain that case law and then आपके हिसाब से now you have switched to the main question जो आपसे पूछा गया था। Now of course the examiner does not know कि अभी भी आप वो केस ही एक्सप्लेन कर रहे थे या फिर आप उस क्वेश्चन पे स्विच ऑन कर गए। So to tell the examiner कि यहाँ तक मैंने वो केस लॉ एक्सप्लेन किया, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट इन द प्रेजेंट केस ये केस लॉ भी अप्लाई हो सकता है। सो नाउ द एग्जामिनर विल नो दैट अब तक आपने केस लॉ एक्सप्लेन करा, बट नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू आंसरिंग द मेन क्वेश्चन,
टू आंसरिंग द मेन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन लाइन्स लाइक इन द प्रेजेंट केस, जिससे आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है आंसर की वो बहुत ज़्यादा विजुअली प्लीजिंग लगती है to the examiner. Lastly, and the most important thing is that do not copy the facts over and over again. So ये एक ऐसी चीज़ है जो लॉ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा आंसर लगे कि हमने बहुत लंबा आंसर लिखा है, हमने लीगल कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ आया था कि हमने शीट्स एंड शीट्स एंड शीट्स भर दी. उससे आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज उससे होता क्या है दैट बिकॉज यू आर विलिंग टू राइट शीट्स एंड शीट्स एंड शीट्स, आप पेपर्स भरने में लगे हुए हो, सो यू टेंड ऑन रिपीटिंग द फैक्ट्स ओवर एंड ओवर अगेन, विच इज अगेन अ पुट ऑफ फॉर द एग्जामिनर. एक बारी आपने बता दिया कि ए ने बी का मर्डर करा था विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नाइफ जिससे उसने उसको स्टैप करा था, हो गया. एग्जामिनर को समझ आ गया कि आपको समझ आ चुका है कि ए ने बी को मारा है एंड इट्स नॉट वाइस वर्सा. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फैक्ट्स हैं उसको ओवर एंड ओवर रिपीट मत करो. इट्स नॉट वेरी गुड बिकॉज रेपिटेशन ऑफ थिंग्स इन योर आंसर इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एग्जामिनर को लगता है दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बीट अराउंड द बुश. आप अननेसेसरी आंसर को ड्रैग करना चाह रहे हो जिसकी जरूरत नहीं थी, एंड दैट अगेन इज अ पुट ऑफ. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी पर्टिकुलर फैक्ट्स मेंशन्ड है इन दैट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट दैट. मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप लिखो मत, एंड यू कैन रिपीट देम जब जरूरत है. आप मेंशन कर सकते हो कि यस ए ने बी का मर्डर करा, ए यूज द नाइफ, बी को इंजरी हुई थी, ए ने मर्डर कमिट करा अंडर सेक्शन 300. मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ओनली राइट इट व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको लग रहा है कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, तब आप मेंशन करो. बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो द एग्जामिनर कि आपने बहुत लेंथी सा आंसर लिखा है इसलिए आप फैक्ट्स को रिपीट कर रहे हो, लूप पे चला रहे हो, वो मत करो. दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू गेट very good marks. Now the next tip is for how to write short answers. Of course, every question जो आपसे पूछा जाता है in your law exam is not application based. Usually ऐसे questions भी होते हैं and there are times जब बहुत सारे ऐसे questions आपसे पूछे जाते हैं in your law exams जो सिर्फ concept बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपसे डायरेक्टली ऑन द फेस ऑफ इट कॉन्सेप्ट ही पूछ लेते हैं. लाइक दे जस्ट आस्क यू दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड. सो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने आपको कोई नहीं बोला कि ये फैक्ट्स हैं, इसको आप अप्लाई करो, नहीं, सिर्फ डायरेक्टली उन्होंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया है. नाउ आप इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हो, विच इज अगेन अ वेरी ट्रिकी थिंग, बट विद दिस सिंपल टिप आप बहुत इजीली लिख पाओगे. एंड अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट आंसर्स, यू विल गेट वेरी 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 गुड मार्क्स, मोर देन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मेट? So now your short answers should be very simple and very structured. You cannot beat around the bush, of course, because short में आपको लिखना है, बहुत बारी बारी एक चीज को रिपीट नहीं करना है. तो उसको आप कैसे आंसर करोगे? The first thing is that mention the definition. अगर आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है that what exactly is the difference between murder and culpable homicide, always start by mentioning the definition. मर्डर का क्या मतलब होता है एंड कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब होता है. सिंपली स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ बोथ दीज सेक्शंस. ना जितनी सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो यूजिंग द की टर्म्स, वैसे अपने आंसर को स्टार्ट करो. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेंशन द मेन डिफरेंसेस. सो जितने भी मेन डिफरेंसेस है, जो भी मेन की डिफरेंसेस है, जो मेन पॉइंट्स है, वो मेंशन करो इन योर आंसर. सो मेनली जो भी डिफरेंस है आपके हिसाब से जो आपको समझ आया है बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, वो मेंशन करो. नेक्स्ट अप, मेंशन 1 or 2 केस लॉज. अगर आपके माइंड में उस टाइम पे कोई केस लॉ क्लिक कर रहा है जो आपको लगता है रेलेवेंट है विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा अगर केस लॉ है जो आपको लगता है वेल इन सिंक होगा विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेंशन दैट केस लॉ. एंड लास्टली कंक्लूड योर आंसर एज ऑलवेज एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द वीडियो कि कंक्लूड करना बहुत जरूरी है अपना आंसर. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपने कभी भी कोई शॉर्ट
आंसर्स लिखने हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट को आपने आंसर करना है जिसका आंसर आपको बहुत टू द पॉइंट रखना है, बहुत ब्रीफ रखना है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशंस, देन एक्सप्लेन द की पॉइंट्स, मेंशन द केस लॉज. अगर आपको लगता है कोई ऐसे केस लॉज हैं जो लीडिंग जजमेंट्स हैं जो बहुत रेलिवेंट है टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एंड लास्टली कंक्लूड योर आंसर. एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड short answer. The next point and the next step is specifically for long answers. So हमने short answers की बात कर ली, application based answers की बात कर ली, लेकिन there are questions in the exams जिसके आपको long answers भी लिखने होते हैं. Now let's quickly understand कि आपको exactly long answers की formatting कैसे करनी होती है to get the best marks possible. Before I tell you कि क्या क्या आपको long answers में mention करना होता है, always remember this point कि कभी भी कोई भी जो लॉन्ग आंसर आप लिखते हो उसको वन सिंगल पैराग्राफ में मत लिखना. ये गलती कभी भी मत करना कि आप जो अपना आंसर लिखो वो एक सिंगल लॉन्ग पैराग्राफ में लिखा हो. दैट इज वेरी 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 बैड. मतलब विजुअली इतना ज्यादा अनप्लेजेंट होता है फॉर द एग्जामिनर कि वो बिल्कुल आपके आंसर में ऐसे खो जाते हैं दैट दे गेट वेरी इरिटेटेड एंड वो आपके मार्क्स में इफेक्ट करता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट ऑलवेज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. हमेशा अपने आंसर्स की मेन हेडिंग एंड उनकी फर्दर सब हेडिंग्स लिखो. And you can always use दो कलर के पेन्स, ब्लैक एंड ब्लू. हेडिंग्स हमेशा ब्लैक से लिखो एंड ब्लू से अपना मेन कंटेंट लिखो. उससे आपके आंसर्स विजुअली प्लीजिंग होंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या अपने आंसर्स में लिखना होता है इन योर लॉन्ग आंसर्स, ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी एक सिंगल पैराग्राफ मत लिखो. हमेशा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करो एंड दो कलर के पेन्स अपनी तरफ से ट्राई करो कि यूज करो. अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि अगर आप वन कलर का पेन भी यूज कर रहे हो सो ऑलवेज अंडरलाइन द हेडिंग एंड द सब हेडिंग विद दैट पेन. अगर आप सिर्फ ब्लू कलर के पेन से अपने आंसर्स लिखना चाहते हो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमेशा जो मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है उनको अंडरलाइन कर लो जिससे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट हो एंड जिससे आपके आंसर्स की फॉर्मेटिंग बहुत ब्यूटीफुल लगे. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि आपको अपने लॉन्ग आंसर्स में क्या क्या मेंशन करना होता है. सो स्टार्ट by the definitions again. बहुत ब्रीफ में डेफिनेशंस लिखो, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिखो, एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली क्या लीगल कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा गया है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उस लीगल कॉन्सेप्ट की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके मेंशन करो, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द मेन लीगल, द मेन कीवर्ड्स. सो स्टार्ट बाय दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन मूव ऑन to the sections with their explanations. जो आपको लगता है उस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू कि एग्जैक्टली आप इस कॉन्सेप्ट में कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे. सो उस सेक्शन के बारे में लिखो. अगर आपसे डायरेक्टली ही कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है सो उस डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन के सेक्शंस को, के आर्टिकल्स को मेंशन करो एंड देन मूव ऑन टू द केस लॉज. ऑफ कोर्स केस लॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, डज नॉट मैटर. केस लॉज मेंशन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इससे एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन एंड बहुत पॉजिटिव मार्क आप एग्जामिनर के माइंड में छोड़ते हो. एग्जामिनर को लगता है दैट यू हैव एक्चुअली स्टडीड वेरी वेल, यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द लॉ. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स में केस लॉज इंक्लूड करो. ऑफ कोर्स शॉर्ट आंसर्स में आप केस लॉज को बहुत डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन नहीं करते हो, बट इन लॉन्ग आंसर्स यू कैन एक्सप्लेन योर केस लॉज इन अ डिटेल्ड मैनर. आप बेसिकली बहुत ब्रीफ में फैक्ट्स, इश्यूज एंड जजमेंट मेंशन कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स व्हाट वाज एक्चुअली हेल्ड. लास्ट में जजमेंट में आपको मेंशन करना होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. एग्जैक्टली कोर्ट ने लास्ट में क्या बोला था. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेंशन द केस लॉज. उससे एग्जामिनर को पता चलता है दैट यू हैव अंडरस्टूड द लॉ एंड यू हैव अंडरस्टूड द पास्ट डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. Post all of these things you have to write like a small analysis. इसमें मे बी आप ये कह सकते हो कि जो भी आज तक कोर्ट के डिसीजंस है they are very well in favor of the law, in the favor of the citizens, and these have actually proved to be a game changer. They have actually helped our society grow as a whole. आप एक short में analysis देते हो, maybe you can again quickly mention the sections, the subsections, the concept, the name of the case and all of these things, and lastly you conclude your answer. And conclusion में आप सिर्फ जितनी भी आपने मेन
मेन चीज़ें लिखी हैं इन योर लॉन्ग आंसर्स उसको आप सिर्फ लास्ट में कंक्लूड करते हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, प्रॉब्लम बेस्ड आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेवर एवर स्किप द कंक्लूजन. सो नाउ वी हैव एड्रेस्ड कि एग्जैक्टली आपको हर तरीके के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, ये समझ आ गया. लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टिप्स होती हैं जो आपको एवरी टाइप ऑफ आंसर में फॉलो करनी है. प्रॉब्लम बेस्ड हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, ये ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करते हो सो विजुअली प्लीजिंग लगता है आपका आंसर, एंड जो आपकी आंसर शीट है वो एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आता है. दे डू नॉट गेट बोर्ड लुकिंग एट योर एग्जामिनेशन शीट. ऑफ कोर्स, understand the mindset of the examiner. They have to read the same answer, the same conclusion, the same introduction over and over again. एग्जामिनर के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट. लेकिन अगर आपके आंसर्स वेल प्रेजेंटेड हैं, अगर आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन अच्छी है, सो दैट्स लाइक अ गुड चेंज फॉर द एग्जामिनर. एग्जामिनर को एकदम लगता है दैट येस नाउ आई हैव अ गुड आंसर शीट टू रीड, इट इज़ विजुअली प्लीजिंग एंड मुझे पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ने में आसान भी रहेगा. सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज प्रेजेंटेशन टिप्स जो आपको अपने माइंड में डेफिनेटली रखनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग any answer of any module in your law college? First tip is to always underline the sections and the case laws. तो जो भी sections, articles, जो भी basically आप law mention कर रहे हो, जो भी आप rule mention कर रहे हो उसको underline करो, and जो भी case laws आप mention कर रहे हो उसको भी properly underline करो, जिससे examiner एकदम आपके answer को देख के make out कर सके कि आपने ये section लिखा है and ये case law आपने mention करा है. The next point is to leave space in between your answers. ये गलती प्लीज कभी मत करना कि one after the other आप आंसर्स लिखते जा रहे हो. Try to leave 2 to 3 lines after each and every answer, जिससे अगेन प्रॉपर जब स्पेसिंग होती है तो आपका जो आंसर शीट है वो देखने में अच्छी लगती है एंड इट्स नॉट वेरी हॉच पॉच. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आप अपना एक आंसर कंक्लूड करते हो उसके बाद लीव 2-3 लाइन्स एंड देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर. The next point and a very important point is to use simple legal English. बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो कि आपको क्या समझ आया है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द वीडियो, एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इनफैक्ट दैट इज नॉट वेरी गुड. मतलब आप सेम ही लिखा है जो बेयर एक्ट में लिखा था, नहीं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी है कि आपको क्या समझ आया. सो यू हैव टू राइट व्हाट इज रिटन इन द बेयर एक्ट बट इन योर ओन वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बट ऑलवेज मेंशन द कीवर्ड्स. ऑफ कोर्स कीवर्ड्स को पैराफ्रेज मत कर देना, जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको डेफिनेटली यूज करना, बट राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन वेरी सिंपल इंग्लिश, एंड यूज द मेन कीवर्ड्स एंड द लीगल वर्ड्स. The next tip is to avoid unnecessary Latin phrases या Latin words. Of course, there are many Latin phrases, there are many Latin maxims, words जो translate होते हैं English में, and then you understand what exactly is the true meaning. It is very important to understand that. I completely understand it, but over and over, like not every other line or every other paragraph should have a Latin maxim or a Latin word. It's not very good for the examiner. Like it's very, like you know, you're trying to boast things when it is not necessary. So हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने Latin term पढ़ा, like जो भी आप English का term लिख रहे हो उसका Latin meaning भी लिख कर आओ, वो ज़रूरी नहीं है. Of course the examiner knows the meaning, right? So कभी भी repetition मत करो. Do not overdo things at times. At times आपको लगता है that yes you are showing off your knowledge and examiner को बहुत अच्छा लगेगा. At times reverse हो जाता है. The examiner finds it very irritating. The examiner thinks कि आप मुझे बार बार ही क्यों बता रहे हो कि इसका Latin में क्या translation है. So always remember that whenever it is needed तब आप लिखो, of course, because you really want to tell the examiner कि आपको समझ आया हुआ है concept and you have understood those words and maxims, but repetition and overuse मत करो. It's really a put off. And lastly, please write neatly. I completely understand
बहुत लेंदी पेपर होता है, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतने सारे आंसर्स लिखना एंड यू नो कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, बट ट्राई करो जितना नीटली आप अपने आंसर्स को लिख सको, ऐसी एटलीस्ट हैंड राइटिंग में लिखो कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो. सो ट्राई टू राइट इन योर बेस्ट हैंड राइटिंग पॉसिबल. ऑफकोर्स कर्सिव राइटिंग नहीं लिखनी है, बहुत सुंदर आंसर शीट बना के नहीं आनी है, बट एटलीस्ट ऐसे लिख कर आओ कि comprehend कर पाए एग्जामिनर. It's very important to write neatly and always remember that in our Indian universities presentation matters. It is very 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 important to realize this fact कि जो हमारी Indian universities हैं, Indian law universities हैं, वहाँ पे presentation of answers बहुत ज़्यादा matter करता है. So always remember कि जितने भी answers आप लिखते हो, any type of answers, any type of questions के जो आप आंसर्स लिख रहे हो, always remember that presentation really matters. Usually law students को लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतना थोड़ी मैटर करता है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, बस लिख के आ जाते हैं आंसर, बस लिखा है हम तो नहीं. वो प्रेजेंटेशन जो होती है that actually changes the game and that actually immediately uplifts your marks. So हमेशा ये बात को याद रखो that of course प्रेजेंटेशन में टाइम मत वेस्ट करो, बट जितनी नेसेसरी प्रेजेंटेशन है उस पर ज़रूर ध्यान दो. एंड दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर जनरल टिप्स जो आपको काम आएंगी वंस यू राइट योर लॉ एग्जाम्स. Now, before I conclude this video, I just want to tell you some of the कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट एवरी लॉ स्टूडेंट करता है, एंड वो बहुत मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने आप डिजर्व करते हो एंड जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली लॉ स्टूडेंट्स करते हैं इज दैट लॉ स्टूडेंट्स राइट देयर आंसर इन अ स्टोरी लाइक पैटर्न. आप अपना आंसर ऐसे लिखते हो जैसे कोई कहानी चल रही है. यू आर नॉट यूजिंग लीगल लैंग्वेज, आप लीगल टर्म्स नहीं यूज़ कर रहे हो, आप रूल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, सेक्शंस, आर्टिकल्स, लॉ का नाम, कौन से लॉ को आप रेफर करना चाह रहे हो, कौन सा केस लॉ है, आप कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट राइटिंग योर आंसर लाइक अ प्लेन इंग्लिश लिटरेचर का कोई जैसे स्टूडेंट आंसर कर रहा होता है, आप वैसे आंसर कर रहे हो. यू आर नॉट एबल टू राइट योर आंसर्स लाइक अ लॉ स्टूडेंट. लाइक देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू आर राइटिंग योर लॉ आंसर्स एंड जब आप कोई नॉर्मल इंग्लिश का पेपर आंसर कर रहे हो तो एक फर्क होता है, एंड वो आंसर पढ़कर ही पता चल जाता है एग्जामिनर को. सो दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर शुड बी देयर इन योर आंसर्स. आपके आंसर्स को पढ़ के ये लगना चाहिए कि कोई इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहा क्वेश्चन, अ लॉ स्टूडेंट इज आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड वो पता कैसे चलेगा? वंस यू मेंशन द सेक्शंस, यू मेंशन द केस लॉज, यू मेंशन द सबसेक्शंस, आप एक्ट का नाम लिखते हो, आप लॉ का नाम मेंशन करते हो. सो बेसिकली इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नॉट राइट योर आंसर्स इन अ स्टोरी लाइक पैटर्न. ऐसे मत लिखो जैसे कोई कहानी चल रही है. यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉ स्टूडेंट, कि आप एक लॉ स्टूडेंट हो एंड वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए द फैक्ट दैट अ लॉ स्टूडेंट हैज रिटन दैट पर्टिकुलर आंसर. The next mistake is that you do not apply the law. तो बेसिकली आप सेक्शन नंबर तो मेंशन करा है एंड आपने वो करेक्ट मेंशन करा है, बट आपने उसकी एप्लीकेशन नहीं करी. आपने एग्जामिनर को ये बताया ही नहीं कि जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन थे इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, उसमें वो एक्चुअली रूल, एक्चुअली लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है. आप सिर्फ लिखा है कि सेक्शन 300 है जो मर्डर के बारे में बात करता है, उसको अप्लाई करना उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू गिव प्रॉपर लीगल रीजनिंग कि आपके हिसाब से व्हाई एग्जैक्टली सेक्शन 300 ही उसमें applicable है. So it's very 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 important to always mention the section of course, but also it's very important to apply that particular section, apply that particular rule, apply that particular law in that situation which is given to you. The next point जो मैं again starting minutes of the video से mention कर रही हूँ, जो law students नहीं करते हैं, is that they do not write a conclusion. No conclusion in your answer leads to low marks. Like it's as simple as that. अगर आपके आंसर में कंक्लूजन नहीं होता है तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जितने आप डिजर्व कर रहे हो. अगर आपने, एंड दिस इज द ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, कि अगर आपने सब भी लिख दिया ना अपने
आंसर में, सब कुछ लिखा हो एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, कंक्लूजन नहीं है ना, सो वो फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं हुई आपके आंसर की, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं. सो ऑलवेज राइट द कंक्लूजन. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स को लगता है कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आंसर कंप्लीट करा, सबमिट कर दिया. कंक्लूजन कोई बात नहीं, सेम ही तो चीज़ हम रिपीट करेंगे नीचे 2-3 लाइन्स पे, बट ऑलवेज रिमेंबर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थोड़ी रेपिटेशन हो भी रही है बट इन ब्रीफ हो रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर, जिससे एग्जामिनर को एक लास्ट में पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते थे. So it's very important to mention the conclusion. The next mistake is that law students at times, जो मैंने अभी कुछ starting minutes of the video में भी बोला था, कि आपको सिर्फ लगता है कि आंसर शीट पूरी भर जानी चाहिए. वो गलती मत करो एंड उस चक्कर में आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, मतलब वो चीज़ रेलेवेंट है भी कि नहीं है. आप इतना ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश कर देते हो कि वो जो क्रक्स है आपके आंसर का, जो मेन आपको लिखना चाहिए था, वो तो कहीं खो ही जाता है उस आंसर में. सो ये मिस्टेक कभी भी मत करो. डू नॉट जस्ट राइट पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स. ज़बरदस्ती के सेक्शंस मत मेंशन करो, ज़बरदस्ती के केस लॉज मत मेंशन करो, ज़बरदस्ती 2 सेक्शंस को, 2 केस लॉज को रिलेट करने की कोशिश मत करो जिससे आपका आंसर अच्छा लंबा लगे, दिखने में आपका आंसर लंबा लगे. ये गलती कभी भी मत करो. इट्स नॉट वेरी गुड. लाइक आपके मार्क्स के लिए वो चीज़ बहुत गलत है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑलवेज राइट ओनली द थिंग्स विच आर नेसेसरी. जो पूछा गया है उतना ही आप आंसर करो, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करो. आगे पीछे की अननेसेसरी चीज़ों को एक्सप्लेन मत करो. इट बिकम्स वेरी 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 कंफ्यूजिंग फॉर द एग्जामिनर कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हो. एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता है. सो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक to the point. Do not just beat around the bush. The next and the last and a very common mistake is कि usually law students handwriting पे, spacing पे, formatting पे, underlining पे ध्यान नहीं देते हैं. एक बारी मेरे कहने से आप अपने किसी एक पर्टिकुलर लॉ एग्जाम को अपीयर करके आओ विथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग, proper spacing, proper underlining, proper subheadings, headings, good handwriting, like the best that you can write, of course. एक बार ये ट्राई करो एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर मार्क्स. बिकॉज एग्जामिनर को जब देखने में आंसर शीट अच्छी लगती है ना, तो उनका मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है. दैट रियली हेल्प्स इन गुड मार्किंग. सो इस चीज़ पे प्लीज फोकस करो एंड ये मिस्टेक मत करो कि आप फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर रहे हो. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So before I conclude the video, there's just one final exam tip जो मैं आपको देना चाहती हूँ, which is that always write your answers in this pattern. कोई भी आंसर जो आप लिखते हो उसमें section, facts, application and conclusion बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So always stick by this formula: sections plus facts plus application plus conclusion equals to good marks. So always stick by this formula and I promise, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है कि definitely अब तक जितने आपके मार्क्स आ रहे थे उससे definitely आप ज़्यादा स्कोर करोगे. I really hope that you found this video useful. Please use these tips and tricks and ये tips and tricks आपके definitely बहुत काम आएंगी to score very very well in your exams. Additionally, before I conclude this video, I just want to tell you that I come up with legal videos जिसमें मैं law topics explain करती हूँ in a very simple manner with very relatable real life examples. So अगर आपको किसी भी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below and I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Till then, you can watch my other legal videos. आपको link मिल जाएगा in the description down below and also in the pinned comment. वो videos देख के आपको एक better understanding होगी कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ and you will understand कि मैं कितने simple manner में law topics explain करती हूँ. Always remember कि अगर आप ये सारी tips and tricks follow करोगे, so you will definitely see like a great improvement in your marks. Till then, please like, share, comment and subscribe and I will see you guys super soon in my upcoming videos. Till then, please take care of yourselves. Bye bye.